गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। वेक्टर हम कर रहे थे, कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने किए थे। उसके बाद हम करते हैं वेक्टर एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया था, अब हम करेंगे वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, और मैंने तुम्हें ये बताया था कि वेक्टर्स जब भी हम करते हैं तो मेन डिफरेंस क्या होता है स्केलर और वेक्टर में। मेन डिफरेंस होता है हम वेक्टर्स को डायरेक्ट लॉ ऑफ अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते हैं। मान लो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी दे रखी है 4 मीटर, एक दे रखी है 5 मीटर। आप अगर ऐड करना चाहो तो इनको स्केलर्स को ऐड कर सकते हो, 4 + 5 = 9 मीटर। बट वेक्टर्स के केस में ऐसा नहीं होता। अगर ये डिस्टेंस है, स्केलर है, तो आप इसको ऐड कर सकते हो सीधा 4 + 5, लेकिन अगर ये वेक्टर है तो आप इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते हो। तो उसी से रिगार्डिंग हम वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। वेक्टर एडिशन पढ़ने से पहले, ऑपरेशन में जाने से पहले एक छोटा सा वेक्टर हम डिफाइन करेंगे, जो यूज़ करेंगे जिस टर्म को बार बार, जिसको रीड करने के लिए भी कल मैंने तुम्हें दिया था, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट नाम से समझना है रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। रिजल्ट है किसी का, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? रिजल्ट है वो वेक्टर जो 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर से मिलके बना होता है। ठीक है, एक सिंगल वेक्टर जो 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर से मिलके बना होता है, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एज दैट ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर। ठीक है, सपोज करो आपके पास एक वेक्टर है ये, ठीक है, वेक्टर ए। सेकंड वेक्टर है आपका इक्वल वेक्टर आप कह लो, अनइक्वल वेक्टर आप कह लो, नेगेटिव वेक्टर कह लो, कोई भी है। ठीक है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर है बी। दोनों से मिलके, दोनों का कंबाइंड एक वेक्टर हमने ड्रॉ किया, दोनों को ऐड कर दिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ए प्लस बी एक वेक्टर बन गया थर्ड ये। क्लियर है? ये वाला जो वेक्टर है दैट इज आर वेक्टर, और इसी आर को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है? तो वो वेक्टर्स जो 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स से मिलके बना होता है, एक सिंगल वेक्टर जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। मीन्स अगर ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो आर भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही होगा। क्लियर है? ए डिस्प्लेसमेंट है, बी डिस्प्लेसमेंट है, तो रिजल्टेंट भी डिस्प्लेसमेंट सेम इफेक्ट शो कर रहा है एज दैट ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर। दो वेक्टर्स को मिला के एक सिंगल वेक्टर बनाना, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, एक तरह से जोड़ना, दो अलग अलग वेक्टर्स को ऐड करना, क्या फॉर्म करता है? रिजल्टेंट वेक्टर। ज़रूरी नहीं है ऐड करके ही रिजल्टेंट बनाएं, सब्ट्रैक्ट करके भी रिजल्टेंट आता है, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर क्या है? ये 2 और मोर वेक्टर्स किसका होता है? 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स का। सिंगल वेक्टर का तो रिजल्टेंट होता नहीं है। कम से कम रिजल्टेंट आने के लिए कितने वेक्टर चाहिए हमें? 2 वेक्टर्स चाहिए। तो रिजल्टेंट होगा किसका? 2 और मोर वेक्टर्स का। ठीक है, 2 और मोर वेक्टर। रिजल्टेंट किसका होगा? 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स का। कैसे डिफाइन करोगे? R इज ए सिंगल वेक्टर। कैसा वेक्टर है? सिंगल वेक्टर है। मीन्स 2 या 3 या 4 या 5 वेक्टर्स को जोड़ के एक सिंगल वेक्टर बना लिया, तो वो हमारा क्या बन गया? रिजल्टेंट वेक्टर। सिंगल वेक्टर है। थर्ड इफेक्ट क्या है? सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एज दैट ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर। सेम इफेक्ट प्रोड्यूस एज दैट ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर, जिसका आपने रिजल्टेंट वेक्टर बनाया है। ठीक है, इंडिविजुअल वेक्टर्स का सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। वो मैंने तुम्हें समझा दिया है कि इंडिविजुअल वेक्टर्स का सेम इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट वेक्टर्स का हम यूज करेंगे आगे जब हम वेक्टर एडिशन करेंगे। क्लियर है? अब हम प्रोसीड करते हैं वेक्टर एडिशन को।
क्या है वेक्टर एडिशन, कैसे हम वेक्टर एडिशंस निकालेंगे, करेंगे। हमें ये पता है वेक्टर्स को हम बाय सिंपल लॉ ऑफ एल्जेब्रा प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो आपको कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। जब भी आप वेक्टर्स पढ़ो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आपको डायरेक्शंस आनी चाहिए। डायरेक्शंस है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं जब आप वेक्टर्स पढ़ते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्शन शो करने के लिए डायरेक्शंस गिवन होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह से। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। सपोज करो कोई पार्टिकल यहाँ से मूव करना शुरू करता है, क्लियर है। जब वो यहाँ से मूव करता है तो सबसे पहले वो 3 मीटर यहाँ आ जाता है वेस्ट में, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, 3 मीटर इन वेस्ट। एंड उसके बाद वही पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है वहाँ से, जहाँ से मूव करना शुरू किया था, वहाँ से 4 मीटर इन नॉर्थ। यहाँ पे कितना आ जाता है, 4 मीटर इन नॉर्थ। डिस्प्लेसमेंट ये वाला कितना था, 3 मीटर, नॉर्थ में कितना है, 4 मीटर, क्लियर है। उसके बाद ये कहता है व्हाट इज़ द फाइनल डिस्प्लेसमेंट, कितना होगा। अगर हमारे पास सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा एप्लीकेबल होता तो हम सीधा करते 4 + 3 7, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब हमें क्या लेना है, अब हमें रिजल्टेंट लेना है, किसका, इस 3 मीटर और 4 मीटर का। ड्रॉ कर लो अलग से, 3 मीटर है टुवर्ड्स वेस्ट, है 3 मीटर, राइट। उसके बाद 4 मीटर है टुवर्ड्स नॉर्थ, राइट। चले कहाँ से थे, ओरिजिन से, ठीक है। फाइनल वेक्टर आपके पास जो भी होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, दैट इज नॉन एज रिजल्टेंट वेक्टर। इसको आप क्या बोलोगे, रिजल्टेंट वेक्टर बोलोगे। अभी हमने ऊपर रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में किया था, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि एडिशन अगर हम इसका चाहें 3 मीटर + 4 मीटर = 7 मीटर करना, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर है और ये रूल हमारा अलजेब्रा का है, ठीक है। तो रिजल्टेंट हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे हम बाय यूजिंग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे करेंगे 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर √ = वेक्टर आर। ये हम आगे प्रूव करेंगे कि ये क्यों आया, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। अगर इसको आप मान लो वेक्टर ए, इसको आप मान लो वेक्टर बी, तो आपके पास फॉर्मूला होता है वेक्टर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर √ रिजल्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने रिजल्टेंट निकाला, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, 25 का √ निकालोगे तो 5, आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 मीटर, ठीक है। नॉट 7 मीटर, कितनी, 5 मीटर। तो डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। अगर सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा यूज होता तो कितना आता, 7। वेक्टर हमने यूज़ किया तो कितना आ रहा है, 5। ये करेक्ट है इन केस ऑफ वेक्टर्स, क्लियर है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। इसके बाद हम आते हैं मेन पॉइंट पे, वेक्टर्स को हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल मेथड हम वेक्टर्स को सॉल्व करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, वो ज्योमेट्रिकल मेथड्स अब यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। अगर हम सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो फिर हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्लियर है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है। अब ये ज्योमेट्रिकल मेथड कौन से पीछे हमने किया, वो ज्योमेट्रिकल मेथड है। कुछ तुमने पढ़ा पीछे पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन वो पाइथागोरस थ्योरम नहीं थी, वो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला है। वो हम बताएंगे आगे कैसे आता है, ठीक है। जनरल रूल ऑफ एडिशंस होते क्या हैं, अगर आपको कोई भी 2 गिवन वेक्टर्स दे रखे हैं तो आप उनको कैसे ऐड करोगे।
मान लो आपको एक वेक्टर दिया हुआ है दैट इज ए वेक्टर, ठीक है। सेकंड आपको वेक्टर दे दिया वेक्टर बी, तो आप उनको ऐड कैसे करोगे, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? बहुत इजी सा है। अगर वेक्टर इक्वल हैं, ठीक है, वेक्टर हैं तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस दोनों ऐड होते हैं। तो इक्वल वेक्टर हैं तो डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। इस केस में आपके पास रिजल्टेंट जो भी होगा दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कैसे करोगे? देखो यहाँ तक कौन सा वेक्टर है ए, इसके बाद आपने इसी में किसको ऐड किया है, वेक्टर बी को। क्लियर है? अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक फाइनल वेक्टर बना दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर आर, राइट। तो सिंपली अगर दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं तो आपको स्पेशली कंसंट्रेट करना है कि उसकी डायरेक्शंस क्या क्या हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। डायरेक्शंस क्या थी, सेम थी, वेक्टर्स थे वो इक्वल वेक्टर थे। अगर ऐसा ना हो, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपको अपोजिट डायरेक्शंस दे रखी होती हैं। ये फर्स्ट केस है आपका और ये है सेकेंड केस, ठीक है। वेक्टर ए एंड इन दैट डायरेक्शन एज वेक्टर बी। कैसे करोगे? यहाँ से देखो डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट। जब भी वेक्टर्स की डायरेक्शंस अपोजिट हों तो नेगेटिव साइन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर ए बी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, करना क्या है, हमें ऐड करना है, प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। ये ध्यान रखना है बिल्कुल। ए में बी को ऐड कर रहे हो, बी की डायरेक्शन ए से क्या है, अपोजिट। नेगेटिव साइन है वो अपोजिट डायरेक्शन को दिखाता है इन केस ऑफ वेक्टर। अगर कहीं भी वेक्टर्स में माइनस ए लगा मिल गया, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन है वो किसी सेकंड वेक्टर से अपोजिट है। माइनस बी मिल गया, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन है वो सेकंड वेक्टर से अपोजिट है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। अब यहाँ देखो इसको कैसे हम ऐड करें। एक तरह से ए माइनस बी इज इक्वल टू आर। क्वेश्चन ये आता है ड्रॉ कैसे करें। अगर हमें ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करें? ड्रॉ करोगे तो इस तरह से ड्रॉ करोगे। ये आपके पास क्या था, वेक्टर ए, ठीक है। दूसरे वेक्टर का जो हेड है वो इसके ऑपोजिट में होगा। दूसरे वेक्टर का जो हेड है वो क्या होगा, इसके ऑपोजिट में होगा। इधर होगा आपका कोई वेक्टर बी। क्लियर है? दोनों के हेड देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ए बी। यहाँ पे जो वेक्टर बना दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है? यहाँ तक आगे समझ। अब हम कुछ रूल्स करते हैं। ये तो हो गया जब आपके वेक्टर्स के बीच में आपको डायरेक्शंस सिर्फ पैरेलल या एंटी पैरेलल दे रखी हूँ, ठीक है। बहुत बार ये होता है जब आपको वेक्टर्स हैं वो इंक्लाइंड दे रखे होते हैं, किसी एंगल पे दे रखे होते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और। आपने ये किया है एक बार ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर आर, एक बार रिजल्टेंट ये निकाला है, ठीक है। और एक बार रिजल्टेंट आपने निकाला है वेक्टर ए माइनस बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि रिजल्टेंट की डायरेक्शंस क्या होंगी। वेक्टर है तो डेफिनेटली डायरेक्शन होगी, वेक्टर है तो डेफिनेटली डायरेक्शन होगी, ठीक है। इस केस में जब ए और बी की डायरेक्शन सेम थी तो हमने ये पढ़ा रिजल्टेंट है वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। तो आर की डायरेक्शंस भी वही होंगी जो आपकी ए और बी की डायरेक्शन है, ठीक है। मान लो ए है आपके पास, वेक्टर ए इज 4 मीटर एंड वेक्टर बी इज 9 मीटर। आपने निकाल दिया वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 प्लस 9 मीटर इज इक्वल टू 13 मीटर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो आपकी इसकी होगी, इसकी होगी। लेकिन इस केस में ध्यान रखना है एक वेक्टर बड़ा है और एक वेक्टर छोटा है, ठीक है। ए माइनस बी जब भी आप ले रहे हो तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी ना वो ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ लार्जेस्ट वेक्टर होगी। मान लो ए है आपके पास यहाँ पे 5 मीटर एंड बी है आपके पास यहाँ पे 9 मीटर। आपने रिजल्टेंट निकाला 5 माइनस 9 मीटर, इसका मतलब
4 मीटर। इसकी जो डायरेक्शन है आपकी बड़े वेक्टर के डायरेक्शन में होगी। किसके डायरेक्शन में होगी? इन डायरेक्शन ऑफ बी। रिजल्टेंट किसके डायरेक्शन में होगा? इन डायरेक्शन ऑफ बी। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं, जब आपको वेक्टर्स हैं वो इंक्लाइंड वेक्टर्स दे रखे हों, फिर आप क्या करोगे? जब आपको दो वेक्टर्स हैं वो किसी एंगल से दे रखे हों, फिर आप कैसे रिजल्टेंट निकालोगे? यहाँ तो एंगल का रोल नहीं था, एंगल्स हैं वो सारे के सारे बहुत छोटे छोटे एंगल्स थे, सॉरी 0 और 180 के थे, तो उनका इतना रोल नहीं था। अगर एंगल्स आपके पास हों तो आप कैसे निकालोगे? फर्स्ट करते हैं हम, when two vectors act at an angle, ठीक है। जब दो वेक्टर्स आपके किसी एंगल से लाई करते हो फिर आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर ये है, दैट इज वेक्टर बी, राइट। फिर आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो हमें ऐड करना है। हम इस वेक्टर को इसमें ऐड करें तो एक सिंगल वेक्टर बन जाएगा हमारे पास। हमने ये ले लिया वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है दैट इज वेक्टर बी, ठीक है। लेकिन एंगल है दोनों के बीच में, यहाँ पे देखो एंगल बन रहा है थीटा। कैसे ऐड करें? डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर सकते हम, उसके लिए हम कुछ स्पेशल रूल्स बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले ये ध्यान से सुन लो कि हम एक टर्म यूज़ करेंगे बार बार, सेम ऑर्डर, ठीक है। वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? सेम ऑर्डर का मीनिंग होता है जब ये दो वेक्टर्स से हमने एक सिंगल डायग्राम बनाया, इन दोनों वेक्टर्स को हमने कंबाइंड करके एक डायग्राम बनाया, उसमें हमने वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में ड्रॉ किया है। सेम ऑर्डर का मतलब होता है फर्स्ट वेक्टर का हेड, ये हेड है, कंसाइड करता है टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर। अगर एंगल नहीं है तो भी ए एंड बी किस में है? सेम ऑर्डर में है। यहाँ पे भी देखो ए का जो हेड है वो बी के टेल से कंसाइड करता है। इस एंगल से इंक्लाइंड है, बेशक एंगल से इंक्लाइंड हो, लेकिन ए और बी यहाँ पे भी क्या है? सेम ऑर्डर में है। तो अगर आपको नंबर ऑफ वेक्टर्स दे रखे हो, आपको 10 वेक्टर्स भी दे रखे हैं और 10 वेक्टर्स को ये कहता है सेम ऑर्डर में आप ट्रेस करो, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल, सेकंड का हेड थर्ड का टेल, थर्ड का हेड फोर्थ का टेल, इस तरह से उनको ड्रॉ करते जाना है। ऑल एंड ऑल वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, ठीक है। अब आ जाते हैं, जब दो वेक्टर्स एंगल से आपको दे रखे हों तो आप कैसे उनसे रिजल्टेंट निकालोगे? अब हमें पता है दोनों वेक्टर्स किस में? सेम ऑर्डर में है। रिजल्टेंट तो सीधा सीधा हमारे पास यही तो होता है आर। बस दिक्कत ये आ गई कि यहाँ पे एंगल है तो डायरेक्ट हम ए प्लस बी नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं फर्स्ट रूल, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आ गया उसको नेक्स्ट लॉज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्या होता है? इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल या एक्टिंग ऑन ए सेम पॉइंट, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन द सेम पार्टिकल या एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल on a particle at same time, एक ही बार में दो वेक्टर्स किसी पार्टिकल पे लाई करते हैं एंड रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना ये टर्म है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, two adjacent sides of a triangle completely, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये ध्यान रखना है आपको, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस, ठीक है। अगर कोई भी दो वेक्टर्स
पार्टिकल पे लाई करते हैं, सेम टाइम में लाई करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं किसी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड को, और कंप्लीटली रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर्स हम ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा? सेम, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इन सेम ऑर्डर, ये ध्यान रखना है। मैंने ऊपर कहा था हम बार बार एक टर्म यूज करेंगे सेम ऑर्डर में, ठीक है। देन द थर्ड साइड या देन क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल, देन क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल represent, closing side of triangle represent the resultant vector, resultant vector, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। और जो क्लोजिंग साइड होती है ना, वही ट्रायंगल की थर्ड साइड होती है, ठीक है। एक ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3। दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, दोनों किसी एंगल से लाई करते हैं, वो तो दो एडजेसेंट साइड को दे रहे हैं, तो थर्ड साइड कहाँ गई? थर्ड साइड आपको कौन क्या मिलेगा? थर्ड साइड से रिजल्टेंट, और उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग साइड बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक वेक्टर दे रखा है दिस वेक्टर ए, सेकेंड वेक्टर आपको दिया हुआ है बी। ध्यान से देखो, सेम ऑर्डर में है, किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कोई ट्रायंगल आपको ड्रॉ करनी हो तो इस तरह से ये ट्रायंगल है, इसका एक वेक्टर ये है दैट इज़ वेक्टर ए, सेकेंड वेक्टर ये है दैट इज़ वेक्टर बी। यही तो है, किसी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड को वेक्टर ए और बी ने रिप्रेजेंट किया। थर्ड साइड क्लोजिंग साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर, ये ध्यान रखना है, ऑपोजिट ऑर्डर रिजल्टेंट है वो हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर में होता है। और क्लोजिंग साइड होती है जिस साइड में आपने हेड टू टेल ड्रॉ किए थे वो सेम ऑर्डर, फर्स्ट वेक्टर के टेल और लास्ट वेक्टर के हेड रिजल्टेंट से आप ड्रॉ करोगे, और वो ऑपोजिट साइड होगी और वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, राइट। ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब क्वेश्चन ये आता है फिर हम इस केस में रिजल्टेंट निकालें कैसे? अगर आपको दो वेक्टर्स इस तरह से दिए हुए हैं तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालें, ठीक है। हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं, रिजल्टेंट निकाल के दिखाएंगे। सपोज करो दो वेक्टर्स हैं तुम्हारे पास, फर्स्ट वेक्टर दैट इज वेक्टर ए, ठीक है, सेकंड वेक्टर है दैट इज वेक्टर बी। दो वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ऐसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। और दोनों जो वेक्टर्स हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर एंगल बनाते हैं थीटा, क्लियर है। एक चीज़ जब 10th तक बच्चे पढ़ते आए हैं तो वो थीटा हमेशा आगे बनाते आए हैं यहाँ पे, ठीक है। वो अलग चीज़ थी बेटा, ध्यान रखना है। दो वेक्टर्स का इंक्लिनेशन हमेशा आउटर में होता है, यहाँ पे एंगल बन रहा है कौन सा? थीटा, ठीक है। नेमिंग कर लो, P Q S, ठीक है। R हम रिजल्टेंट ले रहे हैं। अब आपको छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, S से यहाँ पे एक नॉर्मल डालना है N, बस। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ये नॉर्मल डालते ही आपके पास देखो ए राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ए राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी? PNS, PNS बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल का रिजल्टेंट आप निकालते हो, हाइपोटेनस आप निकालते हो, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हो, लगाते हो ना, तो यहाँ पे लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। आपको निकालना है PS का स्क्वायर इज इक्वल टू PN का स्क्वायर प्लस NS का स्क्वायर। यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम, यही होती है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कर दिया आपने। PS का जो स्क्वायर है वो आपके पास क्या है? R का स्क्वायर है, R का स्क्वायर इज इक्वल टू PN क्या है? PN आपको नहीं पता क्या है, आपको PQ पता है क्या है? A। तो PN को हम तोड़ लें क्या?
पी क्यू प्लस क्यू एन का स्क्वायर प्लस एन एस का स्क्वायर। अब ये वैल्यू तो हमें पता है, पी क्यू को तो हम ए वेक्टर लिख देंगे, लेकिन हमें क्यू एन और एन एस नहीं पता है क्या होंगी। ठीक है, तो क्यू एन और एन एस के हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। वो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस किए हुए हैं, उनसे तुमने इजीली निकाली भी होंगी। ठीक है, कैसे हम निकालें? ये ट्रायंगल है तुम्हारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल या इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू एन एस, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, इसमें ये आपके पास और ये आपके पास दोनों साइड्स हैं, वो आपको फाइंड आउट करनी है। एक साइड दे रखी है बी और एक एंगल दिया हुआ है थीटा, और अगर ऐसे आपको दे रखा होता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे वो मुझे बता दो एक बार, कितने बच्चों को निकालना आता है? ठीक है, उम्मीद है सबको आता होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस तुमने पढ़े हुए हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, और फॉर्मूला लगा के हम आगे निकालते हैं इसको। तो यूज़ करते हैं ट्रायंगल क्यू एन एस। इसमें देखो ध्यान से, क्यू एन अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू कोस थीटा। हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्यू एन फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू क्यू एस कॉस ऑफ थीटा, और क्यू एन इज इक्वल टू क्यू एस की वैल्यू क्या है? वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा। एक चीज़ हमने निकाल दी है। ठीक है, सेकंड निकालनी है एन एस। एन एस और निकाल देते हैं, एन एस अपॉन क्यू एस, एन एस अपॉन क्यू एस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो एन एस फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू क्यू एस साइन ऑफ थीटा, और एन एस इज इक्वल टू क्यू एस की वैल्यू क्या है? वेक्टर बी साइन ऑफ थीटा। ये दो वैल्यूज़ हमें चाहिए थी, वो हमने निकाल ली। ये दोनों वैल्यूज़ उठा के यहाँ पुट कर दो, इजीली निकल जाएगा। वेक्टर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है? वेक्टर ए, प्लस क्यू एन कितना है? वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा। पूरे का क्या लेना है हमें? होल स्क्वायर, प्लस एन एस कितना है? वेक्टर बी साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना, अब आगे सिर्फ आपको स्क्वायर्स खोलने हैं। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर्स में जब चला जाए मैग्नीट्यूड आ जाता है, वेक्टर्स का स्क्वायर हम नहीं करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन ले लें, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ध्यान रखना है, ए स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये तो कितना होता है? 1। आइडेंटिटी होती है, पढ़ी है तुमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करना हमें, आर फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट का। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। मैंने ये कहा था ना तुम्हें, अगर दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हो a प्लस बी, जब रिजल्टेंट हमने निकाला था तो मैंने ये कहा था अगर वो इंक्लाइन एंगल्स हैं, एग्जाम्पल लिया था हमने ये वाला 4 मीटर और 3 मीटर वाला, मैंने कहा था इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना था? 90 डिग्री। तो अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इफ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर,
ठीक है। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो थीटा कितना 90 डिग्री। अगर थीटा 90 है तो कोस 90 0। ये वाला फैक्टर कितना हो जाएगा 0। आपके पास क्या बचेगा आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 90। ये वाला फैक्टर 0, ठीक है। अंडर रूट था ही ऑलरेडी, कितना बच गया आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। आ गया वही फॉर्मूला जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता, मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया हमने, बच गई क्या डायरेक्शन। डायरेक्शंस जब भी हम निकालते हैं वेक्टर्स की तो हम एंगल निकालते हैं थीटा। कौन कौन किस किस के बीच में, फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच में। यहाँ हमने थीटा लिया है तो इस एंगल को कुछ और मान लो, बीटा मान लो, ठीक है। यहाँ पे जो टेंजेंट बीटा होता है ना, ध्यान रखना है इसको, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। टेंजेंट बीटा इज द डायरेक्शन ऑफ आर। अब ये टेंजेंट बीटा हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करें, टेंजेंट बीटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये वाले वेक्टर्स थे, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल हमने ली थी, यहाँ पे बीटा फाइंड आउट करना है। पीछे देखो पी एन एस, दैट इज पी एन एस। ये वाला जो साइड आई थी दैट इज बी साइन थीटा, और ये वाली जो साइड थी दैट इज ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। टेंजेंट निकालना है आपको, टेंजेंट बीटा क्या आ जाएगा, टेंजेंट निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बी साइन ऑफ थीटा, बेस कितना है ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। ये है डायरेक्शन ऑफ आर। यहीं तक पढ़ने के लिए मैंने तुम्हें दिया था, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे हम करेंगे मल्टीपल लॉज 4 या 5, यहाँ तक आपको करना है, राइट, ओके।